हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन आए हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो, दैट इज इंटेस्टाइनल मूवमेंट साइंटिफिकेशन रिफ्लेक्स। मतलब ये फालतू का मतलब जबरदस्ती जोर से चिल्लाने वाली बात हो गई। लेकिन गाइस मैं इसलिए इतना खुश हूँ, देखो अब अपन बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और मैं अपना बहुत टाइम मैनेज करके आप लोगों को मतलब हेल्प कर रहा हूँ। मैं मेरी एग्जाम्स में भी मतलब अच्छा ही कर रहा हूँ। पता नहीं आया तो आप लोगों का आशीर्वाद लग रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे घर वालों का तो आशीर्वाद है, मम्मी पापा का, और साथ में आप लोगों की ब्लेसिंग्स लगी रही है, तभी मेरे थोड़ा सा अच्छा हो रहा है क्लास में भी। ठीक है, अच्छा मतलब अच्छा एकेडमिक्स भी मेरा सही है। इस वजह से मैं टाइम निकाल भी पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, बैडमिंटन कम करके, पबजी कम करके, और मतलब ठीक है ना। समझ गए ना गाइस। तो देखो अब अपन देखेंगे इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स और डेफिकेशन रिफ्लेक्स। तो फ्रेंड्स देखो अभी अब मैं आपको ओरिएंटेशन बताऊं तो अपन कैसे चल रहे हैं, चलो वो मैं आपको 2 मिनट बाद बताता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आ रहा है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मास मूवमेंट टू कोलोन, देखो कोलोन के अंदर 2 मूवमेंट चलते हैं, एक हॉस्ट्रेशंस एक मास मूवमेंट। अब पता नहीं मुझे यार ये मास मूवमेंट क्यों पूछ रहा है एग्जाम में, लेकिन मैं आपको हॉस्ट्रेशन भी करा दूंगा और मास मूवमेंट भी करा दूंगा, ठीक है। और मेरे चैनल पर आए हो, कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा मिनिमम टाइम में, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे डिफिकेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे जाएंगे, और ओरिएंटेशन भी सेम ही रहेगा, इसी ऑर्डर में अपन पढ़ने वाले, और यही 3 टॉपिक्स है मेनली। और अगर आपको पता हो, जो कि आपको पता ही होगा और आप लोग खुश भी होंगे, अपन ने माउथ से स्टार्ट किया था सारा काम। ये मतलब होठ हो गए, मतलब होठ ऐसे होते नहीं है, लेकिन आप समझ गए ना, स्टोमेटा जैसे। ये अपने दांत हो गए, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ यार, मतलब क्या बन गया ये, ठीक है ना। माउथ के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अपन ने बोलस वोलस बनवाया था, ठीक है, और इसके पीछे स्वेलिंग हुई थी, ठीक है, ओरल स्टेज के अंदर, ओरल स्टेज हुआ था माउथ में, फिर अपना खाना फेरिंग्स तक पहुंच गया था, फेरिंग्स से फिर अपन ईसोफेगस तक चले गए थे, ठीक है। ईसोफेगस से आपको याद हो, ईसोफेगस के अंदर कौन सा स्टेज हुआ था, ईसोफेजियल स्टेज, फेरिंग्स के अंदर फेरिंजियल स्टेज, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। उसके बाद अपन स्टमक के अंदर चले गए थे, स्टमक के अंदर आपको याद हो मैंने आपको BER पढ़ाई थी। आज BER से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को कुछ क्वेश्चन थे इसके अंदर, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो BER अपन ने इसमें पढ़ा था, पेरिस्टाल्सिस देखा था, रेट्रोपल्जन देखा था, हैंगर पैंग्स देखा था। उसके बाद ड्यूडेनम में गए, ड्यूडेनम के अंदर अपन ने जो भी सेक्रीशंस आते हैं वो मैंने आपको, पैनक्रियाज और लिवर बाइल सेक्रीशन, ये सब यहाँ पे होता है, पूरा मतलब डाइजेशन हो रहा है। उसके बाद सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके, ठीक है, सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, अब इंटेस्टाइन में क्या होगा, सेगमेंटल, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा बताओ, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स, जो कि अभी अपन पढ़ेंगे। फिर इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना है वो टर्मिनल इलियम से होकर के सीकम में जा करके, असेंडिंग कॉलन से ऊपर जा करके, ट्रांसवर्स कॉलन से होता हुआ डिसेंडिंग कॉलन, ये आपको मालूम है ना इसकी एनाटॉमी, सीकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, और ये क्या है, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, नीचे यहाँ पे सिग्मोइड, ठीक है, ये एनाटॉमी है। फिर यहाँ से रेक्टम से होता हुआ अपने एनल कैनाल से होता हुआ एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कोलोन के मूवमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया था ड्यूडेनम। इंटेस्टाइन में आज अपन पढ़ लेंगे इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स, ठीक है, इसके अंदर कोलोन के मूवमेंट्स, रेक्टम में कैसे खाना आप अपना पहुंचा, ठीक है, एनएस के अंदर 2 स्पिंक्टर होते हैं, ठीक है, ये मैं वापस नहीं बताऊंगा, अभी आप सुन लो, ये काम की चीज़ है, वरना अभी दिक्कत आएगी। 2 स्पिंक्टर है, अंदर वाला इंटरनल, बाहर वाला एक्सटर्नल, नाम से पता पड़ रहा है। इंटरनल है वॉलेंट्री, एक्सटर्नल है सॉरी इंटरनल है इनवॉलेंट्री और एक्सटर्नल है वॉलेंट्री, ठीक है ना। एक्सटर्नल वाले को अपन कंट्रोल कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, कि अपन कहाँ बैठे मीटिंग में, तो अभी अपन नहीं जा सकते डिफिकेशन के लिए। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, डिफिकेशन रिफ्लेक्स, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो गाइस मतलब समझ रहे हो, चैनल, मेरे चैनल का यही फायदा है, देखो मैं अपनी तारीफ नहीं करता, बस सच्चाई बता रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब सच्चाई यही है कि मेरे चैनल बेस्ट है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैं आप लोगों के सारे फीडबैक्स पे काम करता हूँ कि भैया ऐसे पढ़ाओ तो ऐसे पढ़ाया, भैया राइटिंग सुधारो, राइटिंग सुधारी, भैया मार्कर की जगह ये यूज करो, ये यूज किया, भैया नोट्स दो, नोट्स दिए, पहले वालों को तो नोट्स भी नहीं दिए, अब वाले डिमांड कर रहे हैं हार्ड कॉपी में, तो वो भी मैं पीछे कोशिश कर रहा हूँ, टीम बना रखी है, तो टाइम निकालने को बोला, टाइम निकाल रहा हूँ। आप लोगों ने बोला भैया आप खेलना बंद कर दो, खेलना बंद कर दिया। आप लोगों ने बोला भैया हम आपको लाइक भी नहीं करेंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, मत करो, ठीक है ना। आप कुछ नहीं करोगे फिर भी मैं सब कुछ आपको दूंगा, ठीक है। आप में से एक बच्चा भी होगा ना जो मेरे मतलब मेरे चैनल से कुछ सीख के जाएगा, एंड दैट विल बी इनफ फॉर मी
कि मैंने कुछ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया मेडिकल कम्युनिटी में। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया सीधा पॉइंट पे आओ, मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गया, ये कोलोन के मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। असेंडिंग, ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, ये याद रखना, सीकम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड, रेक्टम, एनल कैनाल के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इनवॉल्यूंटरी, वॉलंटरी, ठीक है। बाकी सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो रहा है अपना। इसके बाद सिर्फ वो बाकी रह जाता है कुछ क्लिनिकल रिलेटेड चीजें, जो कि क्लिनिकल जो चीजें होती है वैसे फिजियोलॉजी के लिए नहीं बनी, मैंने आपको 100 बार बताया, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं भैया क्लिनिकल बताओ, क्लिनिकल बताओ, भाई क्लिनिकल बताओ यार, बताओ यार क्लिनिकल। ऐसे आपको बात बताओ, क्लिनिकल जब आएगा ना सेकंड ईयर में तो आप बोलोगे भाई बहुत हो गया क्लिनिकल, ठीक है ना। एक्चुअली फिजियोलॉजी बना ही इसके लिए कि अपन फिजियोलॉजी पढ़े, लेकिन क्या होता है फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं चुल मची पड़ी होती है कि हम तो डॉक्टर बनेंगे, हालांकि डॉक्टर ही बनने आए हो, लेकिन क्लिनिकल सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं। हालांकि क्योंकि आप लोगों की डिमांड है कि भैया क्लिनिकल पूरा बताओ, मैं आपको पूरा क्लिनिकल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली है, और मेनली उसमें मैं डीप में बताऊंगा वॉमिटिंग, एक्लीजिया कार्डिया, जो ऐसे टॉपिक्स है जो जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं, पेप्टिक अल्सर, ये जो कि मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो सब कंप्लीट करा दूंगा, बस आप लोग बोलो क्या करना है। और लाइक तो आपको करना ही बिल्कुल नहीं है, कमेंट आपको बिल्कुल नहीं करना, शेयर आपको बिल्कुल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, सीरियस मत हो जाना। चलो, तो सबसे पहले इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स। देखो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स, या मैं कह रहा हूं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स, ठीक है, ये 4 होते हैं, ठीक है। अरे यार, ठीक है, 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला होगा मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस, मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस। इस मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस को कहते हैं सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शंस। क्लियर? ये पहला। दूसरा प्रोपल्सिव मूवमेंट्स, ये जो मैं ऊपर नाम लिख रहा हूं ये इसका फंक्शन से रिलेटेड है। देखो मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब मिक्स करेगा, कौन करेगा? सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये इसका दूसरा नाम हो गया, ठीक है। एक है प्रोपल्सिव मूवमेंट्स, ठीक है। प्रोपल्सिव मतलब खाने को आगे धक्का देना, ये इसका दूसरा नाम हो गया पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। कुछ मूवमेंट्स होते हैं मूवमेंट्स ऑफ मस्कुलरिस म्यूकोजा। देखो गाइस मैंने आपको तब भी बताया था जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीआईटी में पढ़ा था कि मस्कुलरिस म्यूकोजा क्या होता है, जब मैंने आपको क्लियर किया था, वापस मैं आपको एक बार बता दूंगा, ठीक है। और चौथा मूवमेंट है विलाई मूवमेंट। आई बात समझ में? तो ये 4 मूवमेंट में अपन मेनली पढ़ते हैं इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को, इसके अंदर 4 मूवमेंट्स मेनली होती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे मिक्सिंग और सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शंस की। गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हटके है, ठीक है ना, समझना कैसे क्या हो रहा है। देखो ये क्या है? लोकलाइज्ड कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। लोकलाइज्ड कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस जो कि स्पेस्ड एट इंटरवल्स अलोंग द इंटेस्टाइन, स्पेस्ड एट इंटरवल्स अलोंग इंटेस्टाइन, ठीक है। स्पेस्ड एट इंटरवल्स अलोंग इंटेस्टाइन। आई बात समझ में? तो मतलब कुछ जगह पे थोड़े मैं आपको अभी डायग्राम से बताऊंगा ना तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी, ठीक है। और देखो मैं पहले डायग्राम से बताता हूँ, मतलब यही है इसके अंदर मेनली यही है कि दीज आर लोकलाइज्ड कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस स्पेस्ड एट इंटरवल्स अलोंग द इंटेस्टाइन, और कुछ देर के लिए ये रहते हैं। होता क्या है? देखो इसका नाम क्यों है सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन, समझना। देखो सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन का क्या कर रहा है? सेगमेंटेशन। जैसे मान लो ये एक इंटेस्टाइन है, सीधी इंटेस्टाइन बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। यार पसीना बहुत आ रहा है आज, ठीक है। देखो ठीक है, अब क्या हुआ? अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक कॉन्ट्रैक्शन आया, दैट इज सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यह है सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका नाम इसलिए सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन है बिकॉज इट सेगमेंट्स द इंटेस्टाइन को सेगमेंट में बांट दिया। देखो यार एक जन में लिखा है इट सेगमेंट द फूड, ठीक है, वो थोड़ा सा गलत सा है, मतलब समझ रहे हो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का यही फायदा है, इसलिए मैं आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की डेफिनेशंस बताता हूँ और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हालांकि वहां का फैक्ट्स ले लेता हूँ एक जन से, जिससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, कुछ गैनोंग से उठा लेता हूँ, ठीक है। ये जो डायग्राम बता रहा है गैनोंग का है, ठीक है। तो ये सेगमेंटेशन बना, इसको कहता है आइसोलेटेड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो खाना है वो यहाँ वहां जाएगा, ठीक है ना, इस जगह पे। अब क्या होगा? यहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, समझ रहे हो, सेगमेंटेशन। अब ये सेगमेंटेशन क्या करेगा? चॉप करेगा, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इंटेस्टाइन को सेगमेंट कर रहा है। अच्छा अभी चॉपिंग कैसे होगी? देखो इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे सेगमेंटेशन बन गए, ठीक है, तो चॉपिंग हो गई, खाना यहाँ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये चल रहा है,
ठीक है ना। मैं आपको एक और इसी में बताता हूँ। अब मान लो अब क्या होगा, ये रिलैक्स हो जाएगा, यहाँ पे सेगमेंटेशन आएगा, ठीक है भाई गाइस, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, इतना डीप में कोई जाता नहीं है। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन आया तो देखो ऐसे हो गया ये, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन आ गया, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके की, अब खाना ऐसे जाएगा। आई बात समझ में? तो ये है सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब। अब गाइस सब कुछ रट तो लेते हो, लेकिन आप चीजें समझ रहे हो। पहले इंटेस्टाइन सेगमेंट हुई, उसके बाद क्या हुआ, चॉपिंग हुई इन सेगमेंट कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। देखो देखो पहली बात जो मैं बोलता ना, प्रोपल्सिव मूवमेंट, मिक्सिंग मूवमेंट्स, एक्चुअली ये आपस में अलग नहीं है। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, लोग समझते अलग है दोनों। देखो मिक्सिंग मूवमेंट्स भी पेरिस्टाल्सिस कराएगा, प्रोपल्सिव मूवमेंट देगा, खाने को आगे धक्का देगा, पर मेनली ये मिक्सिंग कर रहा है। और प्रोपल्सिव मूवमेंट मेनली तो खाने को धक्का दे रहा है, लेकिन कुछ कुछ मिक्सिंग भी करता है, ठीक है। तो दोनों आपस में इंटरेक्ट है, मतलब इंटर लिंक्ड है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये है सेगमेंटेशन मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। आई बात समझ में? हर जगह ही समझ नहीं आती चीजें, इसलिए मैं मतलब गैनम वैनम सब पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। और तारीफ करना यार मेरी बनता है यार, क्योंकि आप लोग कमेंट में मेरी तारीफ आजकल नहीं कर रहे। सो गाइस यार आप लोग बुरा मत मानना। देखो क्या होता है, देखो ये सेगमेंटेशन हो गया, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, दीज कॉन्ट्रैक्शंस कॉजेस सेगमेंटेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दीज सेगमेंट्स देन चॉप द फूड, ठीक है ना। चॉप मतलब चूरा बनाना, इसका मतलब और छोटे छोटे हिस्से में बांटना, और इसकी वजह से चाइम धीरे धीरे चाइल्ड बनेगा बाय द मिक्सिंग ऑफ चाइम विद स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीशंस। आगे बात समझ में? अच्छा, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है कि ये कितना जल्दी जल्दी सेगमेंटेशन होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है स्लो वेव्स पे। जो स्लो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी वही इस मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, स्ट्रेंथ की बात करें कि कितना ज्यादा डीप होगा, कि मतलब कितना ज्यादा सेगमेंटेशन होगा, इतना सेगमेंटेशन होगा ना, मतलब कितना ज्यादा सेगमेंटेशन होगा, स्ट्रेंथ डिपेंड करता है स्पाइक्स कितना है, स्पाइक्स की फ्रीक्वेंसी, स्लो वेव्स के अंदर कितने स्पाइक्स है उस पर डिपेंड करता है। आ रही है बात समझ में? तो मतलब ये जो वेव्स चल रही है स्लो वेव्स, ये भी कहां से आ रही है, कुछ पेसमेकर सेल से, ठीक है ना। कहां में? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल, और वो स्लो वेव जनरेट कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी सेगमेंटेशन की फ्रीक्वेंसी, और जितने स्पाइक्स उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ सेगमेंटेशन की। आ रही है बात समझ में? तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ आ गया होगा समझ में? तो ये था पहली वाली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, अब अपन दूसरा देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज प्रोपल्सिव मूवमेंट्स ऑफ पेरिस्टाल्सिस। आपको ये तो समझ में आ गया ना, सेगमेंटेशन मूवमेंट अच्छे से। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिखा करो। अगर कोई बड़ा डाउट होगा, कुछ ज्यादा कंसेप्चुअल आप क्वेश्चन पूछोगे, तो उसके लिए मैं डाउट वीडियो बना दूंगा, वरना मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगली चीज अपन देखते हैं, दैट इज पेरिस्टाल्सिस। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कवर्ड हो चुका है, इसलिए सेम ही चीज है वो, इसलिए मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अगला है, ये क्या है, मूवमेंट्स ऑफ मस्कुलरिस म्यूकोसा। मैंने आपको गाइस बताया था, जैसे अगर इनर लाइनिंग की बात करें तो इनर तो हो गई एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है ना, जैसे कॉलमनर लाइनिंग कह लो, ठीक है। जो इसके अंदर की होगी वो होगी म्यूकोसा, और ये म्यूकोसा के आसपास होगा मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, ठीक है, इसके अंदर है सब म्यूकोसा। तो यहाँ पे अपनी आती है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। तो मूवमेंट्स ऑफ मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, ये मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेटी में बता दिया होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, ये मस्कुलरिस म्यूकोसा भी मूवमेंट्स देती है, और इसके मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, जैसे ये क्या करती है, बहुत सारे फोल्ड्स बनाती है, दैट इज कॉल्ड म्यूकोसल फोल्ड्स। और इन म्यूकोसल फोल्ड्स की वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा खाना एब्जॉर्ब हो पाता है। आई बात समझ में? तो ये था मूवमेंट्स ऑफ मस्कुलरिस म्यूकोसा, मतलब ज्यादा एरिया ऑफ एक्सपोज हो पाता है चाइम, मतलब चाइम और ये जो चाइल्ड बन गया उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। अब विलाई की मूवमेंट देखते हैं, ठीक है। देखो विलाई क्या है, इस मस्कुलरिस म्यूकोसा पे छोटे छोटे विलाई है, ठीक है ना, एपिथेलियल लाइनिंग आ जाती है, ठीक है। और ये जो मस्कुलर म्यूकोसा के कुछ फाइबर्स है वो हर एक विलाई में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके फाइबर्स ही जब जब मस्कुलरिस म्यूकोसा मूवमेंट करेगी, ये विलाई को भी क्या देगी, स्टिमुलेशन, और विलाई भी इलोंगेशन और शॉर्टनिंग होती रहेगी, इलोंगेशन शॉर्टन, ऐसे विलाई जो है वो भी ऐसे 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 होते रहेंगे, ठीक है ना, बड़ा छोटा। तो इस वजह से क्या होता है, ध्यान से समझना, इस वजह से क्या होता है, जो इसके अंदर के लैक्टियल्स है, ठीक है ना, आपने नीट में पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हैं नीट के अंदर, कि ये क्वेश्चन पूछता ही है, जो अंदर लैक्टियल्स है वो मूव कर पाते हैं, जो लैक्टियल्स के अंदर लिम्फ है, ठीक है ना, वो लिम्फेटिक वेसल्स में जा पाते हैं। आ रही है बात समझ में? इट मिल्क्स द विलाई सो दैट द लिम्फ फ्लो फ्रीली फ्रॉम द सेंट्रल लैक्टियल्स ऑफ द विलाई इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ, तो आ गया होगा समझ में? तो गाइस ये था इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स। तो एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन देखेंगे कोलोन के मूवमेंट्स, ये लार्ज इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स। अच्छा, एक बात आपने नोटिस करी, मैं बताऊं आपको,
यहाँ मैंने आपको स्लो वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया। अगर आपको याद हो, यही कॉन्सेप्ट मैंने जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल है यहाँ दिया था स्टमक के अंदर, जहाँ मैंने टर्म यूज किया था BER। गाइज मैं आपको बताऊँ, स्लो वेव्स का एक और एग्जाम्पल मैंने आपको वीडियो, अरे यार ये क्या हुआ, तो स्लो वेव्स का एक और एग्जांपल मैंने आपको, जब वीडियो चालू हुई थी ना, जब अपने जीआईटी फिजियोलॉजी की स्टार्टिंग की 1-2 वीडियो में स्मूथ मसल के अंदर कौन से एक्शन पोटेंशियल चलता है, वो स्लो वेव्स था। गाइस ये स्लो वेव्स स्टमक के अंदर स्लो वेव्स चल रही है, जिसको मैंने कल BER कहा था। जो इंटेस्टाइन में वेव्स चल रही है, ठीक है, इसको भी मैंने अभी स्लो वेव्स कहा। ये एक्चुअली सारी ही BER है, BER और कुछ नहीं, दूसरा ही नाम है स्लो वेव्स का। गाइस ये बात ध्यान रखना यार, ये चीजें मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट वाली चीज है। अब क्या हुआ, मैंने आपको स्टमक में ये बात नहीं बताई ना, मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। मैंने सोचा था पहले जब अपन पढ़ेंगे ना पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम, तब आपको लास्ट में ज्यादा समझ में आएगा कि अच्छा यही चीज इंटेस्टाइन में चल रही है, यही चीज स्टमक में चल रही है, यही चीज लार्ज इंटेस्टाइन में चल रही है। मैं आपको बताऊं ईसोफेगस, चलो ये थोड़ा सा और बताता हूं मैं। देखो BER के बारे में, देखो मैंने BER के ऊपर कल 2-3 दिन पहले टेलीग्राम में एक वो भी डाला था फोटो, ठीक है ना, वो फोटो देख लेना। गाइस आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो यार। अब मैं आपको बहुत बार बोल बोल के थक गया हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो। टेलीग्राम चैनल अगर आपको नहीं लिंक जुड़ रहा तो आपको मतलब सर्च करना है कहाँ पे, टेलीग्राम पे जाके फिजियो की पाठशाला, ठीक है, फिजियो की पाठशाला, आप ये सर्च करोगे अपना चैनल आ जाएगा, ठीक है। वहां पे मैं ये फोटोज वोटोज डालता रहता हूँ, कुछ कंटेंट जिसके मतलब जो चीज मैं यहाँ पे नहीं बता सकता यूट्यूब के अंदर, मान लो मैं कुछ मिस कर देता हूँ तो वहां पे मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो उसको जाके ज्वाइन करो, वहां पे मैं आपके डायरेक्ट लिंक में रहता हूँ। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये BER ईसोफेगस एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टमक, इसको छोड़ के हर जगह हो रहा है। स्टमक के जो डिस्टल पार्ट है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और कहाँ हो रहा है बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर, डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और ये रेक्टम एनस तक बहुत दूर तक जाता है। क्योंकि यार BER स्लो वेव्स ही, और स्लो वेव्स एक स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, तो ये आपस में इंटरस्टिशियल सेल्स या पेस मेकर सेल्स बन करके एक्ट करते हैं। और अगर आपको मालूम हो, अगर आपने CVS भी पढ़ा हो, देखो मैंने चलो पहले ये देखो कि स्टमक के अंदर मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे होता है, आउटर सर्कुलर मसल लेयर, और लेकिन जो कोलोन है उसके अंदर ही होगा, सब म्यूकोसल बॉर्डर पे, मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो गया, ठीक है, इसको छोड़ो आप। अच्छा मैं आपको बताया होगा अगर आपने CVS पढ़ा हो, ठीक है ना, CVS के अंदर हार्ट जो था, अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि हर जगह है डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक, तो हर जगह पेसमेकर सेल्स है। अब हार्ट में भी आपने देखा था अलग अलग जगह पेसमेकर सेल्स थे, SA नोड, AV नोड, ठीक है, ये सारे SA नोड, AV नोड, पर्किंजर फाइबर्स है ना, ये सब, इन सब में वो है क्या है, पेसमेकर प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर भी पेसमेकर प्रॉपर्टी हर किसी में, और इसके अंदर भी ऐसे ही काम करता है। जैसे स्टमक की अगर बात करें तो अगर स्टमक में अपन देखें तो स्टार्ट होता है जब 4 पर मिनट पे होता है, ठीक है, और धीरे 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 एंड ऑफ द कम होता जाएगा, ठीक है। इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो ड्यूडेनम के अंदर 12 पर मिनट पे स्टार्ट होता है, और डिस्टल इलियम आते आते अराउंड 8 पर मिनट हो जाता है। तो ये भी एक पेसमेकर की प्रॉपर्टी चल रही है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये पेसमेकर की प्रॉपर्टी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही चलती है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं चलती। इसके अंदर उल्टा देखने को मिलता है, क्या सीकम के अंदर 2 पर मिनट पे बनता है। BER क्या है, एक पेरिस्टाल्सिस तो है एक तरीके की, यही तो है जो कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा, ठीक है। तो सीकम के अंदर 2 पर मिनट पे चालू होता है, सिग्मोइड आता है तो 6 पर मिनट हो जाता है। अच्छा यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको डिफिकेशन कराना है तो अपन को पेरिस्टाल्सिस बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो डिफिकेशन होगा। आ रही है बात समझ में। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था BER का, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता था। फाइनली आपको आगे होगा समझे, BER का कुछ नहीं है, ये बस एक पेरिस्टाल्टिक का मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और इसके जो स्पाइक्स है BER के, स्लो वेव्स के स्पाइक्स, यही एक्चुअली जैसे स्लो वेव्स चल रही है, जैसे कि स्लो वेव्स चल रही है, ये अचानक से स्पाइक बनता है, ठीक है, तो यही स्पाइक है जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शंस कराएंगे, स्पाइक सेगमेंटेशन है, जो भी अपन मूवमेंट्स कहते हैं, स्टमक के अंदर मूवमेंट्स, इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स, ठीक है। और अगर मैं वेगोटोमी या ट्रांजैक्शन कर दूं स्टमक वॉल का, तो ये पेरिस्टाल्सिस क्या हो जाएगी, इर्रेगुलर एंड चायोटिक। अगर व्हाट विल हैपन इन वाई में क्वेश्चन आए तो ये आंसर जाएगा, ठीक है, क्या कि इर्रेगुलर मूवमेंट्स हो जाएगी, चायोटिक। आगे बात समझ में। तो ये चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। तो ये था पूरा कंप्लीट BER। ये मैंने आपको एक बार में इसलिए नहीं बताया क्योंकि यार ये पूरी जीआईटी के साथ चल रहा है, तो मैं आपको पूरी जीआईटी के साथ समझाया कि स्टमक आपने पढ़ लिया तब बताया, ड्यूडेनम में पढ़ लिया, लार्ज इंटेस्टाइन में बता दूंगा, तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। टेलीग्राम पे देखना जरूर, जो मैंने पेज की फोटो डाली है, BER क्वेश्चन आया तो वो लिख के आना जो मैंने उस पेज में डाला है, ठीक है ना, फोटो में जो डाला है। ओके, अब अपन देखते हैं मूवमेंट ऑफ द कोलोन। देखो मूवमेंट
ऑफ कोलोन। देखो वहां पे मैंने आपको बताया था 4 हो रहे, यहाँ पे मेनली 2 होते हैं। वहां पे क्या हो रहा था इंटेस्टाइन में, मिक्सिंग और प्रोपल्सिव। यहाँ पे भी मिक्सिंग और प्रोपल्सिव मूवमेंट्स होते हैं। इस मिक्सिंग मूवमेंट को यहाँ पे कहते हैं हॉस्ट्रेशंस, और इस प्रोपल्सिव मूवमेंट को यहाँ पे कहते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट नाम से पता पड़ रहा है कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट देगा, तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या बड़ा मूवमेंट देगा। अच्छा, अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं हॉस्ट्रेशंस की, ठीक है। अच्छा, हॉस्ट्रेशंस क्या होता है? कुछ नहीं होता, जैसे मैंने वहां पे क्या बताया था आपको, सेगमेंटेशन हो रहा है। सेगमेंटेशन से क्या आता है? कॉन्स्ट्रिक्शन आता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये एक तरह के सेगमेंटेशन मूवमेंट है जिसके अंदर सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगी। आपको अगर मालूम हो कि लॉन्जिट्यूडनल मसल जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको क्या कहते हैं? टीनिया कोलाई। ध्यान रखना, ये एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एब्डोमेन में आप पढ़ लोगे, ठीक है। 3 लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रिप्स होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन में चल रही है। अच्छा, मैं आपको क्या बोल रहा था पॉइंट पे आते कि सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रिप्स क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसमें क्या होता था स्मॉल इंटेस्टाइन में? कॉन्स्ट्रिक्शन होता था। यहाँ पे क्या होता है? आउटवर्ड बल्जमेंट होती है, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आउटवर्ड बल्ज करती है, समझ लो, ये आउटवर्ड बल्ज करी और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाया, इसे कहते हैं हॉस्ट्रेशंस। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बकवास सी चीज मतलब बकवास क्या है, मतलब जबरदस्ती अपन ये सब पढ़ रहे। हालांकि ये पूछते नहीं है, पर पता नहीं क्यों ये पूछते, ये नहीं पूछते। ये भी मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब मेरे अच्छा लगने से वैसे कुछ नहीं होता, ठीक है। मास मूवमेंट की बात करते हैं। अब मास मूवमेंट क्या है? देखो, मान लो ये लार्ज इंटेस्टाइन है और यहाँ पे खाना आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, जहां खाना आया उसके थोड़ा सा पहले एक कॉन्स्ट्रिक्टिव रिंग बनेगी, ठीक है। तो ये एक कॉन्स्ट्रिक्टिव रिंग बन गई, ठीक है। तो यहां पे तो हो गया कॉन्स्ट्रिक्शन, और अराउंड 20 सेंटीमीटर इसके डिस्टल में अगर देखें तो यहां पे होगा रिलैक्सेशन, डायलेशन, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन या डायलेशन, सीधी सी बात है, खाना आगे जाएगा, इसलिए इसको प्रोपल्सिव मूवमेंट कहते हैं। और मास मूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा अलग सा मैकेनिज्म है कि 20 सेंटीमीटर डिस्टल जा रहा है और यहाँ पे रिंग बन रही है, माइंट्री प्लेक्सस का मतलब रोल प्ले हो रहा है, मेनली ट्रांसवर्स कॉलोन में होता है, समझ लो, क्योंकि सीधा कॉलोन है ना अपना। तो इस वजह से मतलब इसका नाम है मास मूवमेंट। बहुत फोर्स होता है इनमें, बहुत पावर होती है, क्योंकि इनको सिग्मॉइड तक पहुंचाना और सिग्मॉइड से रेक्टम में भी डालना। अगर आपको मालूम हो कि सिग्मॉइड से रेक्टम में जाने के लिए एक एंगल देना पड़ता है, समझ रहे हो ना, मैंने आपको बताया था, कहाँ गया ये देखो, ये सिग्मॉइड से रेक्टम में जाने के लिए एक एंगल आता है, ये जो एंगल को क्रॉस करने के लिए अपन को मास मूवमेंट डालने पड़ते हैं, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, तो ये है मास मूवमेंट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कॉन्स्ट्रिक्टिव रिंग अकर्स इन रिस्पॉन्स टू डिस्टेंडेड, ठीक है, ये फालतू की बात है, मैंने आपको सब समझा दिया। और ये व्हेन दे हैव फोर्स्ड द मास ऑफ फीसेस इनटू द रेक्टम द डिजायर फॉर डिफिकेशन स्टार्ट्स, ठीक है ना, इज फेल्ट, कि अब जैसे खाना अपना रेक्टम तक पहुंचा इस मास मूवमेंट से, अब अपन को डिफिकेशन की मतलब रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा अपना, कि अब भाई डिजायर फॉर डिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाती है। आगे बात समझ में। अच्छा, यहाँ पे मैं जाने से पहले एक चीज और बता दूं, डिफिकेशन रिफ्लेक्स पे जाने से पहले एक टर्म यूज होता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में लिखा नहीं, मैं भूल गया। देखो, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, ध्यान से, ठीक है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। देखो क्या होता है, जैसे खाना स्टमक में आता है और ड्यूडेनम में आता है, ठीक है, ऐसे तो ड्यूडेनम वाले को कहते हैं ड्यूडेनोकोलिक रिफ्लेक्स, स्टमक वाले को गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्स मतलब अपने आप हो रहा है, ये क्या करेंगे, जैसे ही खाना स्टमक और ड्यूडेनम में आएगा, ये कुछ रिफ्लेक्स सिग्नल जाएंगे जो कि जनरेट कराएंगे मास मूवमेंट्स। क्या जनरेट कराएंगे? मास मूवमेंट्स, ठीक है। ये इस प्रोसेस को कहते हैं, इस रिफ्लेक्स को कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। द अपीयरेंस ऑफ मास मूवमेंट्स आफ्टर द मील्स is facilitated by gastrocolic reflex and duodenocolic reflex. This reflex results from distension of the stomach and duodenum and frequently leads to desire to defecate. क्यों? क्योंकि मास मूवमेंट कहाँ जाएगा? खाना रेक्टम में, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि these reflex leads to desire to defecate, क्योंकि ये रिफ्लेक्स इसको दे रहा है, ये मास मूवमेंट रेक्टम में डाल रहा है, रेक्टम में क्या स्टार्ट होगा? डिफिकेशन रिफ्लेक्स। इसलिए अगर आपने गाइस देखा हो, छोटे बच्चे जो होते हैं वो खाना खाते ही उनको मतलब डिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, स्टूल के लिए जाना पड़ता है, ठीक है ना, फ्रेश होने जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स चल रहा है। जो वो स्टूल जो उन्होंने निकाला, वो खाना वो नहीं है जो अभी आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था खाना कम से कम 3 to 4 आवर्स तक तो रहता है स्टमक के अंदर। एक्चुअली रिफ्लेक्स की वजह से, और जो पुराना इंटेस्टाइन के अंदर खाना पड़ा था वो अब बाहर निकल रहा है, ये रिफ्लेक्स की वजह से, ठीक है। तो ये बच्चों में जनरली देखने को मिलता है, लेकिन ये याद रखना, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है
मतलब कि तुम इंटेस्टाइन खाली कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ों में तो कंट्रोल हो जाता है। जबकि मैंने आपको बताया था खाना खाने से पहले कौन सा मैकेनिज्म है जो पूरी जीआईटी खाली कर रहा है, एमएमसी। ठीक है, इस कंसेप्ट मतलब समझ रहे हो किस लेवल पे आप पहुंच चुके हो। अगर आप आंसर दे रहे हो देन बहुत अच्छी बात है ये, और मेरे ख्याल से आप दे ही रहे होंगे ना। तो ये था, मतलब मैं आपको बताता हूँ गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या होता है। अब अपन मेन अपने आते हैं डिफिकेशन पे, और समझ रहे हो ना सब कंप्लीट होता जा रहा है। डिफिकेशन रिफ्लेक्स द फाइनल टॉपिक ऑफ आवर जीआईटी। उसके बाद छोटी मोटी डिसीजेस देख के अपन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर चालू। आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में कौन सा चैप्टर चालू करना चाहिए। मेरे ख्याल से एंडोक्राइन सही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है एंडोक्राइन का टाइम आ गया है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट सा चैप्टर है। ब्लड आप लोगों ने बहुत बार मतलब पढ़ा हुआ है, ऐसे मतलब नीट लेवल का जो है वो भी इनफ होता है ब्लड के लिए, लेकिन एंडोक्राइन एमबीबीएस की फिजियोलॉजी के लेवल पे भी थोड़ी सी अटिपिकल है, आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड सा लगेगा। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और एंडोक्राइन तो ऐसा पढ़ाऊंगा ना आप बोलोगे मुझे तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही बनना है। मतलब बहुत अच्छा है, मतलब आप गाइटन और स्टैंडर्ड बुक्स देखो कि बहुत अच्छी है। चलो डेफिकेशन रिफ्लेक्स पे बात करते हैं। डेफिकेशन रिफ्लेक्स आपको समझ में आ गया क्या एक्चुअली, मतलब डेफिकेशन इज इनिशिएटेड बाय डेफिकेशन रिफ्लेक्स। और इस रिफ्लेक्स के अंदर भी दो चीज होती है, एक होता है इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, एक होता है इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स। एक्चुअली मेन तो इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स ही है जो डिफिकेशन करा रहा है, और ये क्या करता है, इसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देता है कि जल्दी से डिफिकेशन करा दे, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इसकी हेल्प कर रहा है, हालांकि ये अकेला कुछ नहीं कर सकता था। ये पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स है वो सिग्नल्स को बहुत ज़्यादा हाई करती है, जिस वजह से और मतलब डेफिकेशन कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊँ, जैसे इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स नाम से पता पड़ रहा है कि लोकल एंट्री सिस्टम से हो जाएगा, और वीक है ये, और ये इसको फोर्टिफाई करेगी, पावर देगी कि तू कर, और ये इन्वॉल्व करेगी साइक्लल सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मतलब बोल तो मैंने बहुत कुछ लिया, करके बताता हूँ, मतलब डायग्राम से बताता हूँ, फ्लो चार्ट सबको समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, मानो हाँ ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो क्या हुआ, खाना रेक्टम, खाना क्या, फीसिस रेक्टम के अंदर आई, ठीक है, फीसिस इन रेक्टम। और अब क्या हुआ, डिस्टेंशन वाइज रेक्टल वॉल का, और डिस्टेंशन होते ही क्या होगा, इनिशिएट होंगे अफरेंट सिग्नल्स। ठीक है, अफरेंट सिग्नल इनिशिएट हुए। अब ये सिग्नल क्या करेंगे, पूरे माइंट्रिक प्लेक्सस से मतलब माइंट्रिक प्लेक्सस में स्प्रेड हो जाएंगे, माइंट्रिक प्लेक्सस में स्प्रेड हो जाएंगे, और क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे पेरिस्टाल्सिस। अब ये पेरिस्टाल्सिस इनिशिएट हो गई। अब मैंने आपको बताया पेरिस्टाल्सिस कहाँ जाएगी, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है, रेक्टम, घूम फिरा के इसको सारा खाना कहाँ पहुंचाना है, एनस के अंदर। ठीक है, एनस एनल कैनाल, ठीक है, वहां तक पहुंचाना है। अब जैसे पेरिस्टाल्टिक वेव भी चली रही है, अब जैसे पेरिस्टाल्टिक वेव एनस तक आएगी तो ये क्या करेगी, दो काम करती है। क्या, इंटरनल स्पिंक्टर जो है, आपको मालूम है स्पिंक्टर जनरली नॉर्मली जब वो एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं तो वो क्या रहते हैं, क्लोज्ड, है ना। टोनिसिटी उनकी ऐसी होती है कि नॉर्मली वो क्लोज्ड रहते हैं। तो जैसे इंटरनल स्पिंक्टर पे आएगी वो वेव, वो रिलैक्स कराएगी, मतलब क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी। तो इंटरनल स्पिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, और एक्सटर्नल स्पिंक्टर अगर, क्योंकि मेरे को इफ वर्ड यूज करना पड़ेगा, इफ, ठीक है, इफ क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल स्पिंक्टर वॉलंटरी है। इफ क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि एक्सटर्नल स्पिंक्टर क्या है, वॉलंटरी, अपने कंट्रोल में। इफ एक्सटर्नल स्पिंक्टर इज ओपन वॉलंटरली, ठीक है, तो अपना डिफिकेशन हो पाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था डिफिकेशन रिफ्लेक्स का, ठीक है, तो डिफिकेशन हो पाएगा। अच्छा, इसी टाइम पे क्या हो रहा है, देखो अफरेंट सिग्नल्स तो जा ही रहते हैं, और माइंट्रिक प्लेक्सस से पेरिस्टाल्सिस हो रहा है। तो ये एक्चुअली इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ लोकल रिफ्लेक्स, क्योंकि ये माइंट्रिक जो प्लेक्सस जो आसपास है उसी से काम चला रहा है। लेकिन इसको हेल्प करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक भी इन्वॉल्व होता है। कैसे, जैसे अफरेंट सिग्नल्स गए तो कुछ अफरेंट सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक। कहाँ जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड के भी सैक्रल सेगमेंट तक, सैक्रल सेगमेंट, ठीक है। अब सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फिर वो क्या होगा, आराम से अपने वो मैंने आपको पढ़ाया था कहीं में, मोटर सीएनएस के अंदर अल्फा न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन सब होंगे, और वहां से अफरेंट सिग्नल्स का इफरेंट भी आएंगे, वहां से इफरेंट सिग्नल्स आएंगे और इसी को देंगे, किसको, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, और खाने को और नस तक लाएंगे। मतलब कहने का मतलब पेरिस्टाल्सिस को और पावरफुल कर देंगे, ठीक है। तो कुछ वापस से आएंगे रिफ्लेक्स सिग्नल्स थ्रू पेल्विक नर्व्स, ठीक है, इस बार आएंगे पेल्विक नर्व से। इन पेल्विक नर्व्स में ये अपने पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, और ये इसको मतलब क्या करेंगे, पेरिस्टाल्सिस को और बढ़ा देंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में।
तो पेरिस्टाल्सिस की इंटेंसिटी बढ़ गई। एक्चुअली ये ऐसा है, ठीक है ना, ये हटाओ, ठीक है। रिफ्लेक्स सिग्नल्स क्या करेंगे, पेरिस्टाल्सिस की पावर को और बढ़ा देंगे। अब ये बढ़ गया तो इनके अंदर भी बहुत मतलब वो बढ़ गया पेरिस्टाल्सिस, तो खाना और फीसेस और ज़्यादा पावरफुली एनएस तक जाएंगे और सेम चीज़ें चलेगी। अब क्योंकि पेरिस्टाल्सिस ज़्यादा है, मतलब करंट ज़्यादा आ रहा है, पोटेंशियल ज़्यादा आ रहा है, तो इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स होना पड़ेगा। और यहाँ पे भी इफ अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन हुआ तो डिफिकेशन हो जाएगा यार, ठीक है। इफ अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन हुआ तो डिफिकेशन हो जाएगा। आगे बात समझ में? अच्छा, तो ये चीज थी पूरी डिफिकेशन रिफ्लेक्स। जो गाइस इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स है तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना, या आपने नोट्स में देख लिया होगा, ठीक है। और दूसरी बात, नोट्स में नहीं भी देखा तो ये ऐसे लिखा हुआ है नोट्स में, ठीक है ना। मैं कोई प्रमोट नहीं करता नोट्स को, ये बात ध्यान रखो आप लोग, है ना, छोड़ो। तो और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ क्या कि क्या कहते हैं यार, ये पैरासिम्पैथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स, इसको ऐसे मत बनाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। इसको आप ऐसे बनाना जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से बना देना, तो इसके आपका काम हो जाएगा। डेफिकेशन रिफ्लेक्स जनरली नहीं आता, लेकिन आए तो कर देना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जब कोई चीज जा रही है, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि डेफिकेशन रिफ्लेक्स ये तो होता है, साथ में और क्या क्या चीज होती है, ब्रीथिंग जो होती है, ठीक है ना, ब्रीथिंग डीप हो जाती है, डीप ब्रेथ, मतलब ये तो ऑब्जर्व किया हो तो पता पड़े, नहीं किया हो तो ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है ना, कल ही कर लेना। तो डीप ब्रेथ, ठीक है। और क्या होगा, ग्लोटिस क्लोज हो जाएगा। और एक जो चीज जनरली ऑब्जर्व की जाती है, क्या, एब्डोमेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, एब्डोमेन मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये तीनों चीजें भी होती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे गई तो अब आगे पीछे नर्व्स तो हर जगह जाएगी, तो ये सारी चीजें होती है। तो इससे अपना पूरा डिफिकेशन कंप्लीट होता है, समझ रहे हो, इससे मतलब पूरा होल ये सब चीजें होती है जब एक डिफिकेशन होता है, तो इससे मतलब एक प्रॉपर इफेक्टिव नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिफिकेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बात बताऊं कि जिन पेशेंट्स में स्पाइनल कॉर्ड की ट्रांसेक्टोमी हो जाती है, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड की मतलब ट्रांसेक्टोमी मतलब नर्व कट जाती है, ट्रांसेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं, तो उसके अंदर ये जो होता है डिफिकेशन वो प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है ना, क्योंकि अब इंसान के कंट्रोल में नहीं है तो डिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। अच्छा, मैंने आपको बताया एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलंटरी कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ जैसे न्यूबॉर्न बेबी हो गए, ठीक है ना, न्यूबॉर्न बेबीज या मतलब 1-1.5 साल तक 2 साल तक जितने भी बेबीज जितने भी एज है मेरे को ध्यान नहीं है, तो काफ़ी टाइम तक वो मतलब उनके कंट्रोल में नहीं होता डिफिकेशन, वो कभी भी कर देते डिफिकेशन। क्यों? क्योंकि उनको अभी आदत ही नहीं पड़ी है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की, ठीक है। तो ट्रांजेक्टेड वाले में भी डिफिकेशन अच्छे से नहीं होगा, न्यूबॉर्न बेबीज में भी आप देखोगे कि मतलब अच्छे से नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं, मतलब समझ रहे हो ना, इससे क्या आपको क्लियर एक फील आती है कि अपन एमबीबीएस कर रहे हैं। इसलिए मैं एग्जांपल ऐसे से लाता हूँ, न्यूबॉर्न बेबी, स्पाइनल कॉर्ड। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और मतलब बहुत मेहनत लगी यार, 32 मिनट की वीडियो हो गई, क्या बात है गाइस। यार मतलब मैं चाहता था कंसेप्ट आपको क्लियर दूं, क्योंकि यार एक बार चीज़ पढ़ो तो आपके मतलब परमानेंट मेमोरी में चली जानी चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी बता दिया टाइम पास, ऐसी बकवास नहीं करता मैं। पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही यार। पूरी वीडियो में मैंने बोला लाइक नहीं करते आप लोग, गुस्सा मत हो जाना यार, लाइक करो, कमेंट ठोको, जो करना है करो, शेयर करो, आग लगाओ, पढ़ाई करो, मेहनत करो, बहुत अच्छे डॉक्टर बनो यार। ऐसा ना हो कि एग्जाम के 4 दिन पहले मेरे को कॉल करो, मैसेज करो, व्हाट्सअप करो कि यार बॉस कुछ नहीं हुआ, भैया कुछ नहीं हुआ, सर कुछ नहीं हुआ, ऐसे मत बोलना यार, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छे से मेहनत करो, दिन में 2 या 3 वीडियो देखो, बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है ना। एक रीज़न बनाओ कि मैं क्यों कर रहा हूँ। आप लोग कहते हो ना कि बॉस आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है, कि यार हम तो हमारा ही नहीं कर पाते, आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, और इतना अच्छा। कैसे एक बात बताओ, ये सब चीज़ें इसलिए मैं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आपको भी एक रीज़न